दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सिमरतपाल सिंह और आप देख रहे हैं रोटी कपड़ा मकान और निवेश। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ सेफ इज़ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रिसेंट ईयर्स में प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का जो टिकट साइज़ है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। जैसे कि एक सिंपली पुट, आपको पूना में या मुंबई में कभी फ्लैट लेना है तो उसका एक एवरेज टिकट साइज़ जो आज से 10 साल पहले हुआ करता था वो काफ़ी बढ़ गया। सो अभी अगर मान लेते हैं बेयर मिनिमम 50 लाख रुपए का आपको अगर एक दूर कहीं पे फ्लैट मिलता है तो आप अगर उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं, क्या ये रीज़नेबल है? सबसे पहले तो दोस्तों हम जब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम 50 लाख रुपए एक ही प्रोजेक्ट में, एक ही कम्युनिटी में लगाने वाले हैं। डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुई। दूसरी चीज़, 50 लाख रुपए इकट्ठे तो मेरे पास में है नहीं, मैं उसके लिए लोन लेकर ही करूँगा। लोन के ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगेन उसमें कमाना तो मुझे बाद में था, पहले मैं उसका ब्याज भरने में लग गया। कई लोग इसमें तर्क दे सकते हैं कि उसमें हमारी टैक्स सेविंग हो सकती है, बट इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। हाँ, आप अपने रहने के लिए घर ले रहे हैं, इट इज़ जस्टिफाइड, नॉट अ प्रॉब्लम। तीसरी चीज़, एक फिजिकल एसेट होने के कारण आपको इसके मेंटेनेंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। एवरी टाइम आपको एक नया टेनेंट देखना पड़ेगा उसके लिए, और बार बार उसमें रिपेयर्स और मेंटेनेंस का आपको जिम्मा भी उठाना पड़ेगा। अगर आपको कैश फ्लो ही जनरेट करना है, एक ऐसा एसेट में आपको इन्वेस्ट करना है जहाँ से आपको एक मंथली इनकम आनी शुरू हो जाए, तो म्यूचुअल फंड्स के सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स दे आर बेस्ट सूटेबल फॉर दिस। एक एग्जांपल जो मैं साथ में स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, अगर आपके पास में 25 लाख रुपए हैं और अगर एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आपको बेयर मिनिमम 10%, कोई भी म्यूचुअल फंड आपको इजीली लॉन्ग रन में रिटर्न्स दे सकता है, आप ये मानकर चलिए कि म्यूचुअल फंड आपको 10% से ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा, 10% ही देगा। अगर आप इस परसेंट का जो रिटर्न दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, 6% का आप हर महीने विड्रॉल लेते चलें, 4% आप स्कीम में ही पड़ा रहने दें, तो क्या होगा? 10 साल का हम अगर टाइम लेकर चलें, 10 साल में आप हर साल 1.5 लाख रुपए या हर महीने 12,500 रुपये आपको विड्रॉल आना शुरू हो जाएगा, जो कि फिक्स रहेगा। और ये 10 साल में 15 लाख रुपए आप लोग विड्रॉल कर चुके होंगे। सेकंड थिंग, जो 4% हमने विड्रॉल नहीं किया, स्कीम में ही रहने दिया, वो 10 साल में जाकर उसका पैसा बनेगा 37 लैक्स। आपका इनिशियल अमाउंट था 25 लैक्स। अब जैसे जैसे महंगाई भी बढ़ रही है तो साथ में आपका ये पैसा भी बढ़ता गया, कैश फ्लो आपको मिलता गया हर महीने का 12,500 रुपये, और आपका पैसा जो है वो 25 लाख का 37 लैक्स बन गया 10 साल में। So this could be a strategy if you need a fixed monthly income from your assets. और रही बात प्रॉपर्टी की, जब आप प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं तो आपको एक बायर ढूंढने के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा कसरत करनी पड़ती है। वो चीज़ इन पेपर एसेट्स में नहीं होती। आप जिस दिन चाहें, जब चाहें, आप अपने पैसों को इनकैश कर सकते हैं। सो लिक्विडिटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम है। और एक जो इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स समझ नहीं पाते, वो ये होती है कि जो प्रॉपर्टी मार्केट है ये रिटेल इन्वेस्टर का मार्केट नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि हम लोग डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाते, हमारे पास में लिमिटेड मीन्स हैं, हम लोग एक प्रॉपर्टी या 2 प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं, हम लोग हर एक तरह के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती है हमारी। हम एक ही समय पर हम फ्लैट, मकान, दुकान या कमर्शियल और कई चीज़ें नहीं खरीद सकते, ये हमारी लिमिटेशन हो जाती है। सो हमें जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसी हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे सेफ एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स, बाय बाय।